गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल व्हीटस्टोन का सिद्धांत। इसको कहते हैं व्हीटस्टोन प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें क्या है, ये एक तरीका है, सबसे पहले समझना चाहिए कि ये है क्या। तो ये एक तरीका है व्हीटस्टोन प्रिंसिपल। हर एक के प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे गाड़ी चलने का भी एक प्रिंसिपल होता है, स्कूटी वगैरह आप चलाते हो, उसका एक प्रिंसिपल है कि जब पेट्रोल और एयर का मिक्सचर को बर्न किया जाता है तो गैसेस में कन्वर्ट होती है और वॉल्यूम बढ़ाती है। तो वॉल्यूम बढ़ाने से क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है, तो उससे हमारी गाड़ी चलती है। तो ऐसे ही एक सिद्धांत है यहाँ पर। इस सिद्धांत को हम पढ़ क्यों रहे, क्योंकि इस सिद्धांत से हम क्या कर सकते हैं, अननोन जो रेजिस्टेंस है वो हम निकाल सकते हैं। तो ये सिद्धांत कहता है क्या क्या कहता है, देखो लिखोगे कैसे, ये डायग्राम बना लोगे, ये है सिद्धांत। इससे लिखना सीखो। क्या लिखोगे, जब हम चार प्रतिरोध P, Q, R, S को एक चतुर्भुज के रूप में जोड़ देते हैं, चतुर्भुज ABCD के रूप में, यहाँ से लिखोगे इसके आगे जोड़ देते हैं, तथा इसके एक दो विकर्ण हुए, इसके एक विकर्ण BD हुआ, एक AC हुआ। एक विकर्ण में बैटरी लगा देते हैं तथा दूसरे विकर्ण में क्या लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर बस अभी के लिए समझो कि ये हमें बताता है कि इस रास्ते में धारा है या नहीं है। ठीक, तो जब गैल्वेनोमीटर एक विकर्ण में गैल्वेनोमीटर और एक में जो है बैटरी लगा देते हैं, अगर गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं जाती है, यदि IG कर रहा हूँ मैं, IG इज इक्वल टू 0, ये अगर गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं जा रही है तो उस समय P/Q इज इक्वल टू क्या होगा, R/S। ये है इसका P/Q। तो इसमें कितने प्रतिरोध हैं, 1 2 3 4। तो अगर 3 आपको पता है तो चौथा पर आप यहाँ पे से निकाल सकते हैं। समझ आ गया, मतलब ये एक सिद्धांत है। फिर मैं तो बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखोगे, इस सिद्धांत के अनुसार यदि चार प्रतिरोध PQRS को एक चतुर्भुज के रूप में जोड़ा जाए तथा एक विकर्ण में बैटरी लगा दी जाए, दूसरे विकर्ण में गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाए, यदि संतुलन की स्थिति मतलब जब गैल्वेनोमीटर में कोई धारा ना जाए, तो P/Q इज इक्वल टू R/S। ये इसका सिद्धांत है। अब इसका हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ बहुत ईजी है इसका प्रूफ। तो प्रूफ में क्या है, सिंपल सा है, किरचॉफ नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से करेंगे। कल हमने पढ़ा था किरचॉफ का लॉज, तो उसके सेकंड लॉ से पढ़ेंगे। मान लीजिए यहाँ से तो टोटल धारा कितनी गई, I, दिख रहा होगा। यहाँ पर देखो संधि है, कुछ यहाँ जाएगी कुछ यहाँ जाएगी। मान लीजिए यहाँ कितनी गई, I1, तो बची कितनी यहाँ पर, I माइनस I1। फिर यहाँ पहुँची है I1। अब यहाँ हमें निकालना संतुलन की स्थिति में, तो यहाँ कोई धारा नहीं लेनी है, तो I1 यहाँ गई तो I1 यहाँ भी जाएगी क्योंकि संतुलन की स्थिति है। और I माइनस I1 यहाँ गई तो यहाँ कुछ नहीं जाना है क्योंकि इसमें जीरो डिफ्लेक्शन है, तो इसमें भी कितनी जाएगी आपकी, I माइनस I1, दोनों मिलकर कितनी हो जाएगी, I। तो दिखा दिया हमने। अब हम इसमें क्या करेंगे, कौन सा वाला लूप लेंगे, ABDA में। ABDA में क्या होगा, देखो क्या है, इसमें एक प्रतिरोध ये है, हालांकि इसका भी प्रतिरोध है लेकिन इसमें कोई धारा नहीं जा रही है, और एक प्रतिरोध ये है, बैटरी कुछ नहीं है। तो पहला प्रतिरोध P, धारा I1, तो P इंटू I1। हम जा रहे हैं इधर को क्लॉकवाइज, धारा भी क्लॉकवाइज जा रही है, प्लस का आएगा। फिर हम नीचे आए, इसमें कुछ नहीं है क्योंकि धारा शून्य है। फिर हम ऊपर को गए तो I माइनस I1। हम जा रहे हैं ऐसे और धारा आ रही है ऐसे अपोजिट, तो माइनस I माइनस I1 यहाँ इंटू जाएगा R इज इक्वल टू 0। तो P/I1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, I माइनस I1 R। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। ऐसे इसमें लगा लेंगे, बहुत सरल है। इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये Q इंटू I1, हम भी इधर को जा रहे हैं, धारा भी इधर को जा रही है, तो Q इंटू I1। फिर हम नीचे को आ रहे हैं, धारा ऊपर को आ रही है, माइनस S I माइनस I1, क्योंकि था और तो कोई बैटरी तो है नहीं, इज इक्वल टू 0। तो Q इंटू I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S I माइनस I1। ये सेकेंड इक्वेशन होगी। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई 2। जब डिवाइड कर देंगे तो देखो
पी आई वन अपॉन क्यू आई वन इज इक्वल टू एस आई माइनस आई वन अपॉन सॉरी आर आई माइनस आई वन अपॉन एस आई माइनस आई वन। ये कट गया, ये कट गया, तो इससे क्या आ गया आपका P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस। तो ये संतुलन की स्थिति वाला आ गया आपका। बहुत सरल है, सिंपल सा है। अब ये तो सिद्धांत है, जैसे मैंने बताया कि जब गैसेस बनती हैं पेट्रोल से तो वो फैलती हैं, तो वो तो एक सिद्धांत है। उस सिद्धांत का यूज़ हमने कहाँ करा? गाड़ी चलाने में। इस सिद्धांत का यूज़ हम किस में करेंगे? अननोन रेजिस्टेंस, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए। तो ऐसे नहीं करेंगे जैसे दिख रहा है, इसके लिए थोड़ा सा डिवाइस बनाएंगे। तो उस डिवाइस का नाम क्या है? मीटर ब्रिज। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं मीटर ब्रिज। ये नेक्स्ट डिवाइस हम पढ़ने वाले हैं मीटर ब्रिज। तो कोई इसको हिंदी में कहता है मीटर सेतु। तो कोई तुमसे कहेगा मीटर ब्रिज क्या है, तो आप बोलोगे ये एक यंत्र है जिसकी सहायता से हम नंबर 1 3 काम करते हैं इससे। नंबर 1 हम क्या करते हैं? अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात निकालेंगे मतलब। अब मान लिया किसी चालक का आपके पास प्रतिरोध आ गया, ठीक, ये हमारा फॉर्मूला पता है L अपॉन A। तो प्रतिरोध आपके पास आ गया, आपने खोला, उसे लंबाई निकाल ली, स्क्रू गेज से क्या निकाला? त्रिज्या निकाल ली, तो उसका क्षेत्रफल निकाल दिया अनुप्रस्थ काट का। तो ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी, तो क्या निकल जाएगा उसका? विशिष्ट प्रतिरोध। क्या निकल जाएगा? तो पहला काम अज्ञात प्रतिरोध, दूसरा काम क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध निकालना। तीसरा काम क्या है कि अगर आप मान लीजिए 3 प्रतिरोध है, R1, पहले R1 निकाला, फिर R2 निकाला, फिर R3 निकाल दिया, फिर तीनों को श्रेणी क्रम में लगा दिया। तो अगर श्रेणी क्रम में जो आएगा प्रतिरोध लगा के R वो इन तीनों के योग के बराबर आ गया, तो इसका मतलब कि जो हमारे श्रेणी क्रम के नियम है वो सही है। तो तीसरा उपयोग क्या है इसका? श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम के नियम का उपयोग करना। तो ये तुम्हारा प्रैक्टिकल नंबर 2 हो गया। प्रैक्टिकल नंबर 1 कौन सा था? ओम्स लॉ। यहाँ पर आपके 2 प्रैक्टिकल बन जाते हैं, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना, विशिष्ट प्रतिरोध, ये 3 भी बन जाते हैं, और संयोजन के नियम का सत्यापन करना। अब मीटर ब्रिज को हम कैसे यूज करते हैं, उसके लिए पहले मीटर ब्रिज को समझ लो। ये हमारा पहले वाला है, ये जो हमारा, मान लीजिए कि आपको P का मान निकालना है। सपोज करो कि आपको अज्ञात प्रतिरोध P का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? ये तीनों ज्ञात लगाएंगे, तो तभी तो निकालेंगे। P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस, इसका मान निकालना है हमने। तो कब निकलेगा? जब हमको ये पता हो, ये पता हो, ये पता हो। तो ठीक है, आपने लगाए तीनों, आपको यहाँ पर धारा शून्य नहीं मिली, तो फिर क्या करोगे? इसको दोबारा खोलोगे, क्योंकि ये फॉर्मूला कब मान्य होगा, कब वैलिड होगा? जब इसमें धारा का मान कितना होगा? शून्य। तो इनको तब तक हम बदलते रहेंगे जब तक कि इसमें धारा का मान शून्य ना हो जाए। ज्ञात प्रतिरोध को तब तक बदलते रहेंगे, जिस समय धारा का मान शून्य हो गया तो उस समय फिर फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये बड़ा कठिन प्रक्रिया है, कब तक बदलते रहोगे इसको? तो इसका सोल्यूशन क्या निकाला साइंटिस्ट ने? उन्होंने कहा भाई ये तो आपका ज्ञात प्रतिरोध है, ठीक है, इसको तो हम कुछ नहीं कर रहे, ये जो Q है इसकी जगह एक प्रतिरोध बॉक्स लगा दिया। प्रतिरोध बॉक्स में क्या होता है? कई सारे प्रतिरोध होते हैं, हम कोई भी प्रतिरोध को सर्किट में ला सकते हैं। और ये जो दोनों प्रतिरोध की जगह क्या करा? 1 मीटर लंबा तार ले लिया, 1 मीटर लंबा तार ले लिया, और ये इसको स्लाइडिंग कर दिया, मतलब इसको हम इधर इस तार के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि अगर यहाँ पर हमको प्रतिरोध बदलना है तो निकालते रहेंगे, 1 ओम 2 ओम जो भी हमें चाहिए। और इसको जब हम स्लाइड करेंगे तो जैसे इसके नज़दीक आएंगे तो ये वाला टुकड़े का प्रतिरोध कम होगा, इसका क्या होगा? ज़्यादा। इसके नज़दीक आएंगे तो कहने का मतलब है कि हम कोई भी अनुपात यहाँ पर बना सकते हैं, नहीं तो हमें बार बार यहाँ पर क्या करना पड़ा था? इनको बदलना पड़ रहा था। तो ये जो है सोल्यूशन उन्होंने निकाला। तो मान लिया जाए यहाँ पर ही समझ लो कि मान लिया जाए यहाँ पर आपने टच करा ये D पॉइंट, और यहाँ पे धारा शून्य हो गई। तो अब लगाओ तो उसका नियम, यहाँ से हमने R प्रतिरोध निकाला, तो x अपॉन आर इज इक्वल टू AD का रेजिस्टेंस ऑफ AD अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ DC, ये आ जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ AD अपॉन, ठीक है। अब ये लंबाई मान लीजिए L है, तो इसको 100 सेंटीमीटर लेते हैं, तो बचा कितना? ये 100 माइनस L। तो इसकी जगह मान लीजिए एकांक लंबाई में रेजिस्टेंस सिग्मा है, एकांक 1 सेंटीमीटर में सिग्मा है, तो L में कितना हो जाएगा? L। और नीचे कितना आ जाएगा? सिग्मा इंटू 100 माइनस L। तो सिग्मा सिग्मा कट गया, तो x अपॉन R आ गया, तो हमें x चाहिए।
तो x इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल, और ये क्या हो जाएगा आपका r हमें पता है कितना निकाला है, l हमने नाप लेंगे तो ये निकल जाएगा। तो ये इसको समझना ज़रूरी है, बाकी तो मीटर बीज में कुछ नहीं है। ठीक, ये प्रिंसिपल, ये फॉर्मूला यूज़ होगा। अब आ जाओ अपने मीटर बीज में। तो मैंने बोला सबसे पहले मीटर बीज को इंट्रोड्यूस कर दोगे आप कि ये क्या काम आता है, फिर इसके बाद इसका सिद्धांत लिख दोगे यहाँ पर कि ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो पीछे बताया पूरा वही लिख दोगे। फिर इसकी जो है रचना बता दोगे कि इसमें एक लकड़ी का तख्ता होता है, लकड़ी के तख्ते में ये 1 मीटर लंबा तार होता है, 1 मीटर लंबा तार होता है। इसमें 2 गैप होते हैं, पहले गैप में सामान्यतः अज्ञात प्रतिरोध लगाया जाता है, दूसरे गैप में प्रतिरोध बॉक्स लगाया जाता है। ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक, बिल्कुल इसको इससे रिजेंबल करो, ये ए, ये बी, ए बी के बीच में अज्ञात प्रतिरोध, बी और सी के बीच में, ये बी और सी के बीच में रेजिस्टेंस बॉक्स, बिल्कुल यही चीज़ है। ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में ये 1 मीटर लंबा तार, और बी और ये मूविंग पॉइंट गैल्वेनोमीटर ये वाला आ गया, और ए और सी के बीच में क्या लगेगी, बैटरी है। मतलब इसी को वर्किंग में ले आएंगे। अब फिर वही यही वाला फॉर्मूला लगेगा। मान लीजिए यहाँ पर आपको मिल गया न्यूट्रल पॉइंट मिल गया, न्यूट्रल पॉइंट मिल गया, तो ये लेंथ आपकी एल होगी, तो ये 100 माइनस एल होगी, वही चीज़ आ गई। तो अज्ञात प्रतिरोध x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एल अपॉन 100 माइनस एल, और बाहर से कितना आ जाएगा r। जब ये प्रतिरोध इसका निकल गया, इसको खोल लो, खोलने के बाद इसकी लंबाई निकाल लो वर्नियर स्केल से, और इसकी त्रिज्या निकाल लो स्क्रू गेज से। तो इस वाले सूत्र में रख देंगे, एल रख देंगे, ए रख लेंगे, तो क्या निकल जाएगा, अज्ञात प्रतिरोध निकल जाएगा। और अगर मान लीजिए कि हमें ये नियम करने हैं, तो पहले R1 लगाएंगे, फिर R2 लगाएंगे, फिर R3 लगाएंगे, फिर तीनों को श्रेणी क्रम में लगाएंगे। तीनों के मान का सम अगर R के बराबर आ रहा, तो श्रेणी क्रम का नियम का सत्यापन हो जाएगा, और ऐसी समांतर क्रम का। तो इसमें जो प्रैक्टिकल होगा, तो प्रैक्टिकल में जो टेबल बनती है वो ऐसे बनती है। ये यहाँ तक हो गया, ये बस इतना ही करना। वैसे आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ये तो क्रम संख्या आ गया, 1 से ज़्यादा रीडिंग लेंगे। यहाँ पर आप R लेंगे, R माने कितना प्रतिरोध निकालना है, यहाँ पर L, यहाँ पर 100 माइनस एल, और यहाँ पर फॉर्मूला x इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल और इंटू R। ये इसके प्रैक्टिकल। जैसे हमने पहली रीडिंग ली, 2 ओम यहाँ से निकाला, ये 30 सेंटीमीटर में आ गया, ये 70 में आ गया, तीनों मान यहाँ पर रख दिए, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। अगली बार में इसको 4 ओम कर लेंगे, तो ऐसे इसकी वैल्यू रख के जो यहाँ पर आएगा उसका एवरेज ले लेंगे, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, अज्ञात प्रतिरोध। तो मीटर सेतु क्या होता है, ये काम आता है, ये व्हीटस्टोन सिद्धांत पर कार्य करता है, ये इसकी कार्यविधि है, ये फॉर्मूला, ये प्रैक्टिकल वाला पार्ट हो गया। ठीक, तो ये मीटर सेतु हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, सेल, वैद्युत सेल क्या होते हैं। तो वैद्युत सेल वो यंत्र होता है जो रासायनिक ऊर्जा को हमारा वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक सेल क्या होते हैं, टॉर्च वगैरह में जो होता है, रिमोट वगैरह में होते हैं, केमिकल एनर्जी होती है, और उसको किस में बदलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। ठीक, ये इसकी परिभाषा है, ये सेल का निशान है। और 1 से ज़्यादा सेल लगेंगे तो उसको क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे। ठीक, समझ में आ गया। अब सेल की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, हर एक की कुछ प्रॉपर्टी होती है। जैसे आदमी का हाइट वेट वगैरह होता है, ऐसी सेल का अपना एक प्रॉपर्टी होता है वैद्युत वाहक बल, उसको दिखाते हैं ई से। तो जैसे इस परिपथ में आपने सेल लगा दिया, तो सेल क्या काम करेगा, इसमें आवेश प्रवाहित करेगा, तभी तो धारा बनेगी। तो आवेश प्रवाहित करने के लिए कौन काम करेगा, सेल काम करेगा। तो मान लिया जाए क्यू आवेश को प्रवाहित करने के लिए उसने कितना काम करा, डब्लू, मतलब क्यू आवेश लगा है डब्लू। तो एकांक आवेश के लिए कितना करेगा, क्यू के लिए डब्लू कर रहा है, तो एक एकांक आवेश के लिए कितना करेगा, डब्लू अपॉन क्यू। तो इसी को सेल का क्या कहते हैं, वैद्युत वाहक बल। क्या परिभाषा बनी, Q इज इक्वल टू 1 ले लो, तो E इज इक्वल टू क्या बन जाएगी आपकी, W। तो किसी सेल का वैद्युत वाहक बल उस सेल के द्वारा एकांक आवेश को परिपथ में प्रवाहित करने में किए गए कार्य के बराबर होता है। मोटे तौर पर आप ये समझ सकते हो, सेल का वैद्युत वाहक बल का मतलब सेल की ताकत। ठीक, फिर आ गया सेल का आंतरिक प्रतिरोध, दूसरा करेक्ट, मतलब दूसरी प्रॉपर्टी जो सेल के संग होती है। भाई आपका जैसे कोई सेल है, तो इसमें बाहर तो जो है, ये बाहर तो धारा बहेगी प्लस से कहाँ, माइनस की ओर। तो जो बाहर वाला प्रतिरोध, ये बाहर वाला चालक विरोध करेगा, वो तो हम कहलाएंगे प्रतिरोध। लेकिन सेल के अंदर भी धारा बहती है, कहाँ, माइनस से प्लस की ओर। ध्यान रखना है, परिपथ में धारा पूरे में बहती है। जैसे ये सेल है, हर एक सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं,
तो बाहर तो प्लस से कहाँ फ्लो करेगी, माइनस की ओर, अंदर माइनस से कहाँ की ओर फ्लो करेगी, प्लस की ओर, और आयंस के रूप में। बाहर इलेक्ट्रॉन से फ्लो करेगी, अंदर आयन से। तो जिस तरीके से बाहर इलेक्ट्रॉन का चलने का विरोध होता है चालक द्वारा, उसको प्रतिरोध कहते हैं, तो आयन के अंदर चलने का विरोध होता है, उसको क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। तो हर एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। सिंपल सी परिभाषा क्या है कि सेल जब किसी परिपथ में धारा देता है तो बाहर इसके प्लस से कहाँ जाती है, माइनस, तथा सेल के अंदर माइनस से कहाँ जाती है, प्लस की ओर। तो इसे सेल का क्या कहते हैं, अंदर जो विरोध होता है उसको क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है। अब जैसे बाहरी प्रतिरोध का सूत्र है तुम्हारा, क्या सूत्र है, R = ρl/A। तो ऐसे आंतरिक प्रतिरोध भी किस पर निर्भर करता है, 2-3 फैक्टर होते हैं। तो आंतरिक प्रतिरोध निर्भर अनुक्रमानुपाती होता है इन दोनों के बीच की दूरी के, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के। दूर दूर इलेक्ट्रोड होंगे तो आयन को चलने में ज़्यादा जगह चाहिए। दूसरा क्या होता है कि जो इसका क्षेत्रफल होता है, किसका, इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल, उसका क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या है, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी है। और तीसरा किस पर निर्भर करता है, सांद्रता पर निर्भर करता है। सांद्रता बढ़ने के संग बढ़ता है और घटने के संग घटता है। लगभग मिलते जुलते फैक्टर हैं। तो इसका आप क्या समझ में आ गया तुम्हें कि हर एक सेल का क्या होता है, एक सेल का आपका एक वैद्युत वाहक बल होता है, और हर एक सेल का क्या होता है, एक आंतरिक प्रतिरोध होता है। अब कल हम पढ़ेंगे कि सेल के जो हम जोड़ते हैं किसी परिपथ में, तो धारा का मान कैसे निकालते हैं, सेलों का संयोजन कैसे करते हैं, और विभव मापी। आज के लिए इतना ही, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।